दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड जो अभी आयोग ने, ठीक है, लोक सेवा आयोग ने जो अभी एग्ज़ाम कराया था पटवारी और लेखपाल वाला, ठीक है, तो उसका जो पेपर है, उसका मैं यहाँ पर पॉलिटी का सेक्शन लाया हूँ, राजनीति विज्ञान का। तो उसको देख लेते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चन आए थे, उसके क्या-क्या आंसर होगा, उसको डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न से किसके द्वारा जारी किया जाता है? सबसे पहले तो समझ लीजिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? हैबियस कॉर्पस कहते हैं। ठीक है? हैबियस कॉर्पस क्या होता है कि जब मान लीजिए आपको क्या हुआ कि पुलिस ने किसी भी अपराध के बिना कोई अपराध नहीं किया और आपको क्या करा बंदी बना लिया। ठीक है? बंदी बना लिया, बंदी बनाने के बाद क्या होता है आपको 24 घंटे के अंतर्गत आपको जज के सामने हाजिर करना होता है। लेकिन क्या हुआ कभी-कभी क्या होता है कोई-कोई मामले ऐसे होते हैं जहां पर जज के सामने हाजिर नहीं किया जाता। तो वह इंसान गया कहाँ? तो उसके लिए कोई भी याचिका लगा सकता है कि सर ये चीज़ें हैं, जज के सामने कह सकते हैं कि सर ये चीज़ें हैं, ये इंसान इनकी रियासत में है, ठीक है? तो सर इनके लिए वो करा जाए। तो उसके लिए क्या करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस लगाते हैं। हैबियस कॉर्पस जो रिट होती है वह लगाते हैं, उसके द्वारा उनसे जो पुलिस वाले हैं उनसे कहते हैं कि इनको सामने प्रस्तुत करो। फिर उसके सामने देखा जाता है कि क्या गुनाह था, नहीं था, ये सब कुछ चीज़ें। यानी कि किसी को अगर वो बंदी है तो उसको अगर 24 घंटे के अंतर्गत जज के सामने हाजिर नहीं किया गया है, तब उस टाइम क्या लगाया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संघ लोक सेवा आयोग की शर्तें तय करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति के पास। और राज्य लोक सेवा आयोग की शर्तें तय करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? अब पहले तो आप समझ लीजिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब पहला गठित हुआ, कौन थे इसके अध्यक्ष और कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो देखिए 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 30 दिसंबर 1955। अब देखो 1955 के नाम पे तो एक ही दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन ही शायद चेंज हो जाए, क्योंकि यहां पर क्या है 30 सितंबर है और बल्कि आंसर क्या है 30 दिसंबर 1955, ठीक है। तो मैं 1955 के हिसाब से बता दे रहा हूं, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। यहां पर 30 दिसंबर होगा, ना कि 30 सितंबर। आगे देख लेते हैं। देखो ये इसका क्वेश्चन तो है नहीं, पॉलिटी का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। पहला ईपीजेड 1965 में किया गया था कांडला में, ठीक है। मानव पूंजी का स्रोत नहीं है, मानव पूंजी का स्रोत नहीं है, कर्मचारी को दिया गया ऋण। मानव पूंजी यानी कि जो मानव अपने अंदर ग्रहण करे और उसके बाद उसे जो अपने स्किल है उसके द्वारा क्या करे, पूंजी इकट्ठा करे, ठीक है। तो शिक्षा में निवेश करने से क्या होगा, हम नई स्किल जानेंगे। अंतः कार्य प्रशिक्षण ट्रेनिंग में भी हम सीखते हैं। और स्वास्थ्य में निवेश अगर हम अच्छे होंगे तब भी हम क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, बेटर डिलीवर कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, सी होना चाहिए। चलो अब इसकी जगह हम आगे देखते रहते हैं, क्योंकि इसको छोड़ते हैं, हमें जो मेन है हम उस पर आते हैं, ठीक है। जो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन है, जैसे 32वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है कि समान आचार संहिता, यानी कि सभी के लिए सेम लॉ। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म का किसी और का अलग लॉ, किसी और का अलग लॉ। अगर आप एक राज्य में रह रहे हैं, एक देश में रह रहे हैं, तो वहां पर एक यूनिफॉर्म लॉ होने चाहिए। तो वह किस में है? वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉ के बारे में बताता है। इसके बाद आता है, भारत में राज्यों की विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? ठीक है। भारत में राज्यों की विधान परिषद में न्यूनतम की संख्या क्या है? तो विधान परिषद में याद रखिए, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है वह है 40, ठीक है। वह क्या है, न्यूनतम संख्या 40। और अधिकतम संख्या क्या होती है? 1/3। 1/3 किसका? विधानसभा का।
विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होता है, ठीक है? 1/3 अधिकतम होती है संख्या विधान परिषद में और न्यूनतम संख्या 40, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन जो है वह है बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आते हैं, ये सब जो आर्टिकल दे रखे हैं, देखो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 32, तो ये सब क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिए गए हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र रह सके, इसके लिए ये सारे आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन से का कहा गया है, इसमें जो दिल और आत्मा वाला कहा गया है डॉक्टर अंबेडकर जी ने, वह है आर्टिकल 32, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी कि मान लीजिए कभी क्या होता है, जैसे समता का अधिकार है, जैसे घूमने फिरने का अधिकार है, अपना धर्म मानने का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है, ये सब आपको जीवन जीने का अधिकार है, ये सब अधिकार आपके छीने ना जाए। ये मान लीजिए कभी क्या हुआ, राज्य ने क्या करा, ऐसा भी तो कभी हो सकता है कि राज्य कभी कहे अरे आपको नहीं मिलेगा यार अधिकार, समता का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी घूमने का अधिकार नहीं मिलेगा, आपको धर्म मानने का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माण वाले थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, निर्माणकर्ता, उन लोगों ने ये भी आर्टिकल डाल दिया कि आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट क्या कर सकेंगे, हमारे जो अधिकार है उनकी रक्षा कर सकेंगे। यानी कि किसी इंसान के से ये अधिकार ना छीने जाए, इसकी रक्षा कौन करेगा, इसका गारंटर कौन है, इसका गारंटर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए भारतीय संविधान की दिल एवं आत्मा को किसने कहा गया आर्टिकल 32 को, किन्होंने, भीमराव अम्बेडकर जी ने। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अब देखो भारतीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है, तो इनमें से देखो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक क्या होता है, गण माने लोग, जनता, तंत्रात्मक यानी कि व्यवस्था, यानी कि जनता के द्वारा की गई व्यवस्था, यानी कि जनता देखो अपने बीच से ही लोगों को चुनती है, उसे वहां शासन में पहुंचाती है, वहां से शासन होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि राजा करता शासन, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। एक और देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है हमारे इसमें, ठीक है, 51 का, उसके द्वारा सारे अधिकार बताए गए हैं कि जब देश की सेवा के लिए बुलाया जाएगा तो आप आएंगे, ऐसा वैसा करके, ठीक है। एकल और एकीकृत न्यायालय बिल्कुल है, एकल सुप्रीम कोर्ट और एकीकृत जो नीचे के हाई कोर्ट अदर हैं वो भी है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ये व्यवस्था है कि वहां पर बस एक ही व्यवस्था है, यानी कि सेंट्रल वाले ही जो है वही कर रहे हैं। बल्कि हमारे वहां क्या है, विकेंद्रीकृत है ना, जैसे सेंट्रल में केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर नीचे स्थानीय शासन है ना। लेकिन वहां नहीं है ऐसा, वहां एक ही शासन है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये हमारी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये तो आपको पता ही है। समता का अधिकार बिल्कुल है, ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है। संपत्ति का अधिकार, देखो संपत्ति का अधिकार पहले था। अगर कोई पूछेगा कि मूल अधिकार कौन सा मूल अधिकार का मौलिक जो हमारे स्टार्टिंग के जो मूल अधिकार थे उनमें कौन सा भाग है, तो संपत्ति का अधिकार भाग है। लेकिन इसे क्या किया गया था, इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत, संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब ये भी जान लो कि हटाया क्यों गया था। मान लीजिए संपत्ति का अधिकार अगर आपके पास होता, अगर आपके पास संपत्ति का अधिकार होता, तो आप का मतलब देखो, आपका अधिकार अगर सरकार कहती कि यार आपकी ये संपत्ति है, यहाँ पर हमें कुछ काम करना है तो प्लीज काम करने दीजिए, आप कहते अरे कैसे करने दे दे काम, भैया ये तो हमारा मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आ जाएंगे, तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा सरकार का। मान लो गांव में आपका घर है और उसके बगल में ही सड़क बनानी है, लेकिन घर का थोड़ा सा पार्ट या आपके खेत का थोड़ा सा पार्ट जा रहा है, तो कैसे होगा काम। तो ऐसे करके अगर मौलिक अधिकार के अंदर होगा तब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बचा लेंगे आपको। तो इसलिए क्या करा गया, संपत्ति का अधिकार को यहां से हटाकर
हटा दिया गया ताकि ये काम हो सके, यानी कि सड़कें बन सके, देश के निर्माण के लिए अगर कोई काम करना है तो वह प्रोजेक्ट हो सके। इसलिए क्या करा गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत इसे हटा दिया गया था। इसे आप कानूनी अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भारत के मूल अधिकारों के विषय में निम्न में क्या सही नहीं है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन ना, हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकार सही है, बस हमें ये नहीं दिखता। क्वेश्चन कभी कभी इसी में गलत हो जाता है। ठीक है, सही है, ये है, ये है, ये है, हम उसमें ऐसा लगा देंगे, खत्म कर देंगे, बल्कि ऐसे में गलत हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं कौन कौन से नहीं है। देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, बिल्कुल है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल। ठीक है, मौलिक अधिकार का मतलब यही तो हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे रखी हमने। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा, आर्टिकल 32 बिल्कुल है। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, आर्टिकल 19 में लगा रखे हैं, बिल्कुल लगा रखे हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय, ये किस में आता है, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ जाएगा, नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 58 का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्न से किससे संबंधित हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक किससे हैं? देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का पहले मतलब समझ लो। देखो, राज्य को कोई अधिकार, राज्य के, देखो राज्य क्या करेगा, कोई भी योजना लाएंगे, किसी भी जगह काम करेंगे, तो उनको क्या ऐसे ही काम करने दिया है, अपने मन से सोचो, ऐसा नहीं है। राज्य के लिए नीति यानी कि रूल लगा दिए गए हैं कि आप इन फैक्टर को देख के अपने नियम बनाएं, अपनी योजनाएं बनाएं। ठीक है, उनमें क्या है, उनमें कहीं कहीं की जगह क्या देखा है, पंचायत का विकास हो, सबको अधिकार मिले, यूनिफॉर्म लॉ हो। ठीक है, और जिससे सहकारी संघवाद बढ़े, ये सब कुछ चीजें वहां पॉइंट आउट कर रखी है। तो उन्हीं को देखते हुए क्या होता है, राज्य अपनी नीतियां बनाता है, किसको देख के, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देख के। तो इनमें क्या है, इनमें केवल सामाजिक न्याय है, बिल्कुल है, आर्थिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है। तो इसमें इन सभी का ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पॉलिटी का सेक्शन। आप समझ गए होंगे कि क्या क्या कैसे करके क्वेश्चन है, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन डिटेल में हम समझ गए। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन गलत है तो आप प्लीज उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको कोई ना कुछ मतलब जो भी सुधार होगा मैं ले आऊंगा सामने। बाकी और जो मैथ्स का सेक्शन है और अदर सेक्शन है उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। थैंक यू। और बाकी प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां भी हो सके प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक यू।